तो इससे प्रीवियसली हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था अल्फ़ा रे, गामा रे, बीटा रेस और उनकी प्रॉपर्टीज़, साथ ही साथ में लाइफ टाइम देखा था, हाफ लाइफ टाइम देखा था, एवरेज लाइफ टाइम देखा था। ये सारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। लेकिन जो एक पेरेंट होता है, पेरेंट न्यूक्लियाई जो कि रेडियो एक्टिव है, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। आमतौर पर जो ये रेडियो एक्टिव होते हैं ये लार्ज मास के होते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमेना ऑफ लार्ज मास न्यूक्लियाई, या फिर जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स, उनके अंदर भी हमें ये फिनोमेनन देखने को ज़्यादातर मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में वो अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में आती हैं, और अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में आने के लिए वो क्या करते हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू बी डू, सिंपल टर्म में वो रेडिएशन इमिट करते हैं या फिर डिके करते हैं और गेट कन्वर्टेड इनटू अनस्टेबल टू स्टेबल न्यूक्लियाई। और इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इसमें हमारी 3 प्रकार के डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। अल्फा डिके में एक हीलियम एटम इमिट होता है और साथ ही साथ में एक न्यू एटम विद न्यू एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली इसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होता है और जो पेरेंट न्यूक्लियस था वो 1 एटॉमिक नंबर आगे बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो हमारा गामा डिके होता है उसमें जो एनर्जी होती है वो इमिट होती है। तो ये सारे डिके जो होते हैं इनका मेन रीजन है स्टेबिलिटी। हर एक एटम जो है अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ही वो दूसरे एटम को रिएक्ट करता है और अलग अलग प्रोसेस करता है डिसइंटीग्रेट करने की। और इसके अंदर अब हम ये 3 डिके पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो इसे समझने के लिए हमें 2 टर्म समझने पड़ेंगे। पहला है पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई that undergoes अल्फा, बीटा एंड गामा डिकेस। पेरेंट न्यूक्लियाई जो होता है एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है जो कि अल्फा, बीटा, गामा डिकेस के अंदर जाता है। वहीं डॉटर न्यूक्लियाई जो होता है वह स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, स्टेबल न्यूक्लियाई जो कि फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट। स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए थे सॉडीज और रदरफोर्ड के द्वारा। तो सॉडीज एंड रदरफोर्ड ने कुछ लॉस दिए थे फॉर द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। हाँ,
तो लॉस फॉर रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के नियम जो कि हमारे सॉडी एंड रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए थे। तो इसमें उन्होंने बताया था द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए पेरेंट न्यूक्लियाई, टोटल चार्ज प्रेजेंट on a nuclei remain to be seen before and after disintegration, before and after disintegration, before and after disintegration। जो टोटल चार्ज होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर के पास, वो डिसइंटीग्रेशन से पहले और डिसइंटीग्रेशन के बाद सेम रहता है। और दूसरी बात, दूसरा टर्म जो दिया था टोटल मास प्रेजेंट ऑन अ न्यूक्लियाई remain to be seen before and after disintegration, before and after the disintegration, after disintegration, डिसइंटीग्रेशन से पहले और डिसइंटीग्रेशन के बाद जो एटॉमिक मास और एटॉमिक चार्ज जो होता है वो सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम दिखाएं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 23592, ये जो होता है जब इस पर हम एक न्यूक्लियन बॉम्बार्ड कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये एंड में ब्रेकडाउन होता है 92, 56, 92, 36, 56 एंड 141। साथ ही साथ में 3 न्यू न्यूक्लियाई प्लस लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो अब आप यहाँ पे देखिए जो टोटल मास बिफोर डिसइंटीग्रेशन एंड टोटल मास आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। सो टोटल आप जानते हैं हमारा इधर मास होता है और इधर चार्ज होता है, इधर हमारा मास और इधर हमारा चार्ज। तो टोटल मास बिफोर डिसइंटीग्रेशन, टोटल मास बिफोर डिसइंटीग्रेशन कितना है हमारे पास, चलो उससे हम देखते हैं। टोटल मास बिफोर डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर 235 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 236, दैट इज इक्वल्स टू 236 के बराबर हमारे पास टोटल मास है। एंड टोटल मास आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, टोटल मास आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारे पास कितना मास है, तो यहाँ हमारे पास 141 प्लस 92 और यहाँ से प्लस 3। जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये भी हमारे पास 236 के बराबर आता है। तो हमारा पहला लॉ करेक्ट, हमारा मतलब सेकंड पहले कह दिया हमने,
टोटल मास जो है बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन सेम है। वहीं हमने पहला दिखा दिया। और सेकंड के लिए टोटल चार्ज बिफोर डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन से पहले कितना चार्ज है हमारे पास 92। टोटल चार्ज बिफोर डिसइंटीग्रेशन इज 92 एंड टोटल चार्ज आफ्टर डिसइंटीग्रेशन टोटल चार्ज आफ्टर डिसइंटीग्रेशन कितना है हमारे पास 56 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 92। सो हमारा जो टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन वो भी सेम है। तो ये दोनों लॉस जो होते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन केस में हमारे अप्लाई होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ डिकेस। तो सबसे पहले हमारे पास डिके जो आता है वो होता है अल्फा डिके। यहाँ देखिए अल्फा डिके, जो हमारे पास अल्फा डिके होता है ये इस तरह डिके होता है इन विच अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू बी इमिटेड आउट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ, तो कह सकते हैं इट इज द phenomenon of emission of alpha particle from radioactive element एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो अल्फा पार्टिकल है उसका डिके होने की प्रोसेस को हम अल्फा डिके कहते हैं। अल्फा डिके की जो इक्वेशन होती है हमारी, जैसे अगर हम मानते चलते हैं x हमारा कोई एटम है, a उसका एटॉमिक मास है, z उसका एटॉमिक नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास y एटम बनता है जिसमें से अगर हम कहें 4 यूनिट ऑफ मास कम होते हैं और 2 यूनिट ऑफ एटॉमिक नंबर कम होते हैं। और जैसा हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल के हीलियम एटम का 4/2 प्लस Q हीट एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ हम इसे वाई बोलेंगे, इट इज वाई। एंड जो इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो कुछ मास रिलीज होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास होती है, एनर्जी होती है mx माइनस my माइनस mhe का c² के बराबर एनर्जी निकलती है। यहाँ पर ये हमारे पास डिफेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी निकलती है ये, और ये हमारे पास फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें तो U23892 जो एटम है वो जब डिसइंटीग्रेट होता है तो इसमें से 4 यूनिट जो होती हैं निकलती हैं, तो थोरियम 234 और इसमें से 2 यूनिट्स निकलती हैं, तो इसे एटम 90 हो जाता है, प्लस 4 यूनिट ऑफ हीलियम बाई 2 और हीट एनर्जी इज गोइंग टू बी इमिटेड फ्रॉम इट।
नेक्स्ट जो डिके होता है वो होता है हमारा बीटा डिके। नेक्स्ट डिके जो हमारे पास होता है वो डिके होता है बीटा डिके। बीटा डिके जो होता है, इस तरह के डिके में इग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस। इट इज the phenomenon of emission of electron. It is the phenomenon of emission of electron from radioactive element. From radioactive element. From radioactive एलिमेंट। जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। इस फिनोमेना को हम बीटा डिके कहते हैं। बीटा डिके के अंदर हम अगर एक्सप्रेशन दिखाना चाहें तो जैसे अगर ये हमारे पास कोई एटम है, इट इज द एटम वी हैव टू हैव, यहाँ पर इसका मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z। तो जब यहाँ से बीटा डिके होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होता है। तो A और Z प्लस 1 एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यू एटम Y बनता है, प्लस E माइनस 1 0 और प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट इज गोइंग टू बी इमिटेड। ये हमारे पास फॉर्मेट रहती है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल लेते चलते हैं। जो हमारे पास थोरियम है वो हमारे पास 234 90 ग्राम होता है, और जब इसमें बीटा डिके होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड होता है, व्हेन द वन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड आउट, तो 234 पेलियम एंड यहाँ पर 91 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और 1 चार्ज प्लस हीट इज गोइंग टू बी इमिटेड। साथ ही साथ हम अगर कहें एनर्जी की बेसिस पर, तो इसके पास एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम ये एक ग्राफ बनाएं, इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ, यहाँ एनर्जी इधर हमारी एनर्जी है बीटा पार्टिकल के पास, और यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। तो हम यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरीके का यूं देखते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके का हमें नज़र आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर गोइंग टू बी हैव वेरी लेस एनर्जी, और ये हमारी एंड पॉइंट एनर्जी है। एंड पॉइंट एनर्जी है। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल पर एनर्जी कम है, वहीं यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन हमने एनर्जी कंजर्वेशन देखे थे, उसमें हमें बताया गया था कि हर पार्टिकल के पास एंड पॉइंट एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है। तो ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी। एंड सेकंड पॉइंट ये था कि जो हमने बोला कि ये हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है 1/2 h/2 पाई के बराबर होता है, जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा। जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास इतना एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ एंगुलर मोमेंटम देख रहे थे तो वो हमें 1 मिल रहा था या कोई। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, इन्हें ओवरकम करने के लिए, इन्हें समझाने के लिए हमने एक एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दी। एंटी
न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। जो एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस थी, इसमें हमने बोला कि एक एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होता है। जब वो रिएक्शन होता है तो एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होता है, और वो एंटी न्यूट्रिनो जो होता है उसकी एनर्जी जो होती है, जब इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी कम होती है तो इसकी एनर्जी हाई होती है, और जब इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो क्या बोला उन्होंने, लो एनर्जी बीटा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूस जो लो एनर्जी बीटा पार्टिकल होते हैं emit come together with high energy anti neutrino पार्टिकल, हाई एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के साथ होते हैं। साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम की बात कहें तो अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल और ये, तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है तो बीटा पार्टिकल ऐसे रोटेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो मोमेंटम होता है वो कैंसिल कर देता है एक दूसरे को। तो मीन से इसका भी और एंटी न्यूट्रिनो का दोनों का मोमेंटम सेम ही रहेगा, 1/2 h/2 पाई, इसका भी इतना है, और इलेक्ट्रॉन का भी 1/2 h/2 पाई, वट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो एंगुलर मोमेंटम में दिखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों की स्पिन जो हो रही हैं अपोजिट स्पिन में हैं। तो इस तरीके से एंटी न्यूट्रिनो ला करके हमने ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हें ओवरकम कर दिया, उन्हें बड़ी आसानी से हमने समझा दिया। साथ ही साथ अब हम एंटी न्यूट्रिनो को इसमें पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो होती है वो क्या बन जाएगी। चला इक्वेशन को यहाँ हम देखते हैं, एक बहुत द इक्वेशन दैट वी गेट। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ बन जाती है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर x और एटॉमिक नंबर z। तो यहाँ पर हमारे पास मास में कोई चीज़ नहीं आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी मास जो होता है नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो मास होता है वो ना के बराबर ही होता है, और जब इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता तो मास में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो हमारा डॉटर न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस जो होता है अलग अलग होते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई और पेरेंट न्यूक्लियाई दोनों डिफरेंट होते हैं। सो वी हैव Z+1 न्यू न्यूक्लियाई बी आर गोइंग टू बी फॉर्म, और साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन इसको प्रूव करने के लिए जो एनर्जी की प्रॉब्लम है और साथ साथ में एंगुलर मोमेंटम की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि लो एनर्जी वाले बीटा पार्टिकल हैं तो ये अपने साथ एक हाई एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो रखेंगे, और जो हाई एनर्जी वाले हैं उनकी बारी बात नहीं हो रही है, जो लो एनर्जी वाले हैं वो अपने साथ एक पार्टिकल को रखेंगे जिससे कि उनका नल एंड वॉइड हो जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर हमारा एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा, एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमारी एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बीटा डिके को। नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास होता है गामा डिके। वी आर टू हैव गामा डिके।
गामा डिके के अंदर इमिशन ऑफ गामा रे इज गोइंग टू टेक प्लेस। जैसा कि हम जानते हैं जब हमारा बीटा डिके होता है या फिर अल्फा डिके होता है तो ऐसी कंडीशन में जो एटम्स होते हैं उनके अंदर कुछ एनर्जी रह जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेस। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स या उनके अंदर पार्टिकल्स हैं उनके अराउंड में ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांसमिशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में रेडिएशन इमिट होता है और वो रेडिएशन गामा रेडिएशन की कैटेगरी में आता है और उसकी वेवलेंथ भी एक्स रेज के कंपेरिजन में स्मॉल होती है। तो गामा रेज जो होती है उसमें केवल रेडिएशन इमिट होता है, न्यूक्लियस में चेंज नहीं आता है, नंबर में चेंज नहीं आता है, चार्ज नंबर नहीं आता है। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है और जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है वो दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस एनर्जी का डिफरेंस रहता है। सो गामा डिके, गामा डिके, सो वी हैव नेक्स्ट टर्म इज द गामा डिके। तो गामा डिके को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइन as the emission of gamma rays from radioactive element। यहाँ पर अगर हम उसे दिखाएं तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट है ए और Z एटॉमिक नंबर वाला, तो इसमें से एटॉमिक नंबर वैसा ही रहेगा और एटॉमिक ये भी रहेगा और इसमें एक गामा रे इमिट हो जाएगी। अ गामा रे इज गोइंग टू बी इमिट फ्रॉम इट। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास एक कोबाल्ट है, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, मास उसका 60 है, कुछ इस तरीके से है। और ये हमारा एक बीटा डिके में गया। इट विल गोइंग टू बी इन केस ऑफ बीटा डिके। जब ये बीटा डिके में गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल में कन्वर्ट हुआ, ये 28 और 60, 28 और 60। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है -1 0 होता है और साथ ही साथ में यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ से 2 यूनिट यहाँ पर रहती हैं। साथ साथ में एनर्जी बैलेंस और एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये रहेगा, प्लस हमारे पास एनर्जी इस तरीके से रहती है। अब ये रेडियो एक्टिव है तो क्या होगा कि यहाँ से निकल जो हमने लिया, निकल 60 28 डबल, यहाँ से 2.2 है इस तरीके से। अब ये रेडिएशन करेगा गामा रे को और यहाँ 60 निकेल 28 ट्रांजिशन हुआ, एक गामा रे निकली। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एनर्जी अभी भी इसके पास बची है तो इसके लिए भी एक रेडिएशन होगा। दैट इज 60 निकेल 28। तो यहाँ पर हमारे पास निकेल 60 28 प्लस गामा डिके के बराबर वैल्यू बनेगी। और इसमें जो हमारी एनर्जी हुई वो एनर्जी जो थी ई जो थी
वो 1.13 रही और इसमें जो एनर्जी थी वो 1.33 के बराबर हमारी एनर्जी यहाँ पर रहती है इन बोथ द केसेस। ये हमारे पास MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ एनर्जी जो है 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इस प्रोसेस को देखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास एक कोबाल्ट है और कोबाल्ट जो था यहाँ से 27 था और ये यहाँ से हमारे पास बीटा डिके हुआ और बीटा डिके होने से हमारे पास एटम आ गया निकेल 28 डबल एटम का। और यहाँ से ये अनस्टेबल है तो इसने एनर्जी रिट्रीट करी और फिर ये स्टेबल होने की कोशिश की, यहाँ पर आया ये और एनर्जी रिट्रीट इसकी हुई इवन एनर्जी इमिट हुई, इवन 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट हुई। और फिर अभी हमारे पास ये बन गया निकेल यहाँ से 28 और यहाँ से फिर से मिशन हुआ तो यहाँ से इमिशन हुआ एनर्जी E 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर ये हो गया 60 निकेल 28 के बराबर। तो इस तरीके से इमिशन होते होते निकेल जो था स्टेबल स्टेट में आया है। तो ये इमिशन जो होता है मेन डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मेन पर्पस जो है स्टेबिलिटी गेन करना ही है। Now we are going to discuss the next topic, nuclear reaction. Now we are going to discuss next topic, that is our nuclear reaction. Nuclear reaction. Nuclear reaction. जो न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसके अंदर हम एक स्टेबल न्यूक्लियाई को दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं बाय बॉम्बार्डिंग सुटेबल एनर्जी पार्टिकल। ये एक वो फिनोमेना होती है जिसके अंदर एक स्टेबल न्यूक्लियाई को हम दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं बाय बॉम्बार्डिंग सुटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर गेटिंग दी एनर्जी। इसकी मदद से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है। ये हमारी मेनली दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। वहीं न्यूक्लियर फिजन में एक लार्ज एटॉमिक मास का पार्टिकल जो होता है न्यूक्लियर होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है इनटू इट्स स्मॉल पार्ट्स। तो ये दोनों फिनोमेना न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होती हैं। अब हम इन्हें जरा देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? सो इट इज द phenomenon of transformation it is the phenomenon of transformation of stable nuclei जो ये वो ना होती है जिसमें कि स्टेबल न्यूक्लियाई
get transfer get convert into new nuclei, get convert into new nuclei, get convert into new nuclei, हाँ get converted into new nuclei by bombarding with suitable energy particle, by bombarding suitable energy particles. अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लिखना चाहें तो वी कैन सी दिस। हम जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई एटम है, हमने मान लिया एटम ए, एटॉमिक मास ए, एटॉमिक नंबर जेड। इसमें हमने एक हीलियम का एटम लिया, एटॉमिक नंबर यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एटम था। अब यहाँ पर हमने जब इसे ऐसे रखा तो हमारे पास यहाँ दूसरा एटम बनता है, यहाँ से A+4 बाई A+4 Z+2 यहाँ पर हमारे पास ये बनता है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर ये Z है, यहाँ पर A+3 और यहाँ A+1 और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम और प्लस लॉट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज इन दिस कंडीशन। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो अल्फा यहाँ से, एक तो यहाँ अल्फा रिएक्शन हो रही है और यहाँ से इसको हम देख रहे हैं तो इसमें प्रोटॉन इज गोइंग टू इजेक्टेड आउट। तो इस तरीके की रिएक्शन, ये जो एक रिएक्शन का एग्जांपल है, ये हमारे पास जो एग्जांपल है अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन, ये हमारा अल्फा और प्रोटॉन रिएक्शन है। अल्फा प्रोटॉन, इट इज गोइंग टू बी द अल्फा एंड प्रोटॉन रिएक्शन। ये हमारे पास अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन है। नाउ हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। एग्जाम्पल लें तो जैसे हमारे पास एक नाइट्रोजन है, लेट अस टेक नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 14 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। जब हम इसको हीलियम एटम के साथ रिएक्ट कराते हैं, व्हेन वी टेक इट विथ हीलियम एटम, हीलियम एटम के साथ लेने पर इसका जो ये हो जाते हैं 18 और ये हो जाती हैं 9 फ्लोरीन, इस तरीके से बनता है। और तो ये हमारे पास अल्फा फॉर्मेट बन रही है और फिर रिएक्शन होने के बाद में यहाँ से एक हम प्रोटॉन निकालते हैं 17 और यहाँ पर एक 8 ऑक्सीजन और साथ ही साथ +1H1 और यहाँ पर हीट एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पर इस हिस्से में यहाँ से अल्फा और यहाँ से यहाँ जो है वो प्रोटॉन, अल्फा और प्रोटॉन रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसी तरीके से हम कुछ और रिएक्शन भी देखेंगे। कुछ और रिएक्शन भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे एक रिएक्शन हमारे पास ये है, दूसरी रिएक्शन हमारे पास जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास रिएक्शन रहेगी, जैसे हमारे पास X है A और यहाँ पर X है और यहाँ पर A और Z, हम यहाँ पर हाइड्रोजन H और हाइड्रोजन 1 यहाँ पर लेते हुए चलते हैं। और
तो यहाँ से जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है यहाँ पर a+1 बाई और a और z+1 ये हमारे पास बनता है। और इसके बनने के बाद में हम यहाँ से a-3z और यहाँ से z-1 एटम निकल हमने और एक हीलियम एटम 4He2 हमारा फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहला तो यहाँ से यहाँ एक प्रोटॉन निकला है और यहाँ से यहाँ एक अल्फा पार्टिकल निकला है, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से यहाँ निकला है। तो ये रिएक्शन जो हो रहा है हमारा ये प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन है। इट इज गोइंग टू प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन। इस प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन, तो हम देंगे लिथियम का। वी आर टेक एन एग्जांपल ऑफ लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर 7 एटॉमिक नंबर 3 है और ये मास नंबर है। नाउ यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, इसमें प्लस किया हमने तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ है, 1 हाइड्रोजन किया प्रोटॉन टाइप का। यहाँ से ये हमारे पास 8 और यहाँ पर हमारे पास 4, तो ये बेरिलियम, ये हमारे पास बेरिलियम बनी। अब बेरिलियम होने के बाद में यहाँ से हम प्लस करके एक 4 हीलियम का एटम यहाँ से निकाल दिया हमने। जब हमने 4 हीलियम का एटम यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ 4 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी हमें हीलियम का एटम मिला। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, ये हमारे पास पी अल्फा रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पहले यहाँ पर हमारे पास पी रिएक्शन हो रहा है और फिर हमारे पास अल्फा रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। नाउ another type of reaction, third reaction we are going to have, that's the PN reaction. PN reaction किस प्रकार से होता है हमारा PN reaction? अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास एक X एटम है और A एटॉमिक नंबर, यहाँ पर इस तरीके से इसमें हमने H और H एटम को यहाँ पर रखा और यहाँ रखने के बाद में हमारे पास यहाँ A+1 और Z+1 Y की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आई। और जब हमने इसका अगेन रिएक्शन किया तो अगेन रिएक्शन करने पर हमारे पास यहाँ A और एटॉमिक मास में कुछ चेंज नहीं आया है, तो Z+1 एक न्यूट्रॉन हमने इसमें से निकाला है 1n0। तो यहाँ से यहाँ जो रिएक्शन हुआ है, यहाँ से यहाँ जो हमारा रिएक्शन हुआ है वो रिएक्शन है हमारा प्रोटॉन रिएक्शन और यहाँ से यहाँ रिएक्शन जो है न्यूट्रॉन रिएक्शन। तो ये हमारा पीएन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इट इज गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ पीएन रिएक्शन। और पीएन रिएक्शन का हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो वी आर गोइंग टू हैव द एग्जाम्पल ऑफ पीएन रिएक्शन। तो वी हैव बोरॉन 11/5 और यहाँ से एक हाइड्रोजन H और एक ये, तो ये दोनों कंबाइन हुए। ये दोनों कंबाइन होने के बाद में हमें यहाँ कितना हो गया 12 और यहाँ हो गया 6। तो ये हमारे पास कार्बन का एटम बन गया। और कार्बन एटम बनने के बाद में यहाँ से हमारा एक न्यूट्रॉन निकला। तो ये हमारे पास 11 6 C
प्लस 1 एंड 0, 1 एंड 0 हमारे पास बना। तो ये भी हमारा एक रिएक्शन था जो कि Pn टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो नेक्स्ट 4 टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव टू हैव। जो 4 टाइप की रिएक्शन हमारे पास है वो, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोटॉन एंड गामा रिएक्शन, प्रोटॉन एंड गामा रिएक्शन। सपोज कीजिए इसमें हमारे पास ए एटम था, X और Y था। हमने इसमें एक 1H1 एटम लिया और 1H एटम निकलने के बाद में हमारे पास सपोज कीजिए जो Y एटम बना है, जो यहाँ से हमें Y एटम मिला, वो यहाँ A+1 और Z+1 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिला है हमें। इट इज गोइंग टू बी एन रेडियो एक्टिव। और तो इसके बाद एनर्जी थी, तो इसने गामा डिग्री फॉर्म में एनर्जी इमिट कर दी और A+1 बाई Z+1 प्लस गामा की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर बन करके आती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो 12C6 प्लस 1H1, तो यहाँ पर 30/7 न्यूट्रॉन, और यहाँ पर अनस्टेबल है ये, और यहाँ से स्टेबिलिटी लेने के लिए 30N/7 प्लस गामा। तो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल होता है न्यूक्लियर रिएक्शन का। Now next example we are going to have next type of reaction is NP reaction. NP reaction we are going to have with NP reaction. NP reaction में अगर हम कहें तो A एटम है, X और Z है। हमने इसमें एक न्यूट्रॉन लिया है, न्यूट्रॉन इस तरीके से, और न्यूट्रॉन लेने के बाद में हमारे पास A+1 वही एटम X ही रहा और एटॉमिक नंबर Z ही रहा। अब हमने यहाँ पे जो हमारे पास एटम बना, इसमें हमने एक हाइड्रोजन को ऐड कर, हाइड्रोजन एटम को इसमें से मूव आउट कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ बनता है हाइड्रोजन एटम मूव करने से A Y है, Z-1 प्लस 1H1, ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन यहाँ पर लेंगे 14 नाइट्रोजन प्लस 14 नाइट्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास एक रहता है 1N0, और यहाँ पर ये हो गया 15 नाइट्रोजन/7। नाउ अब जब यहाँ से रिएक्शन हुआ इसका, तो ये हमारे पास हो गया 14C6 प्लस 1H1, ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गया। इसी प्रकार से एक और रिएक्शन लेते हैं, फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन, फोटोन डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन में हमारे पास, जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम था 2 1, और यहाँ से जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो 1H1 प्लस 1N0, तो ये हमारे पास एक फोटो डिसइंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है।
जिसमें एक फोटोन जो था हमारा डिसइंटीग्रेट हुआ, और इसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए हमने एक गामा रेडिएशन प्रोवाइड किया है इसे। सो दीज आर आवर न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि जब हमारे रिएक्शन होते हैं तो इनमें एनर्जी रिलीज होती है। क्यू एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी रिलीज हो रही है या देनी पड़ रही है, दैट इज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये हमारी इस एनर्जी पे पता चलता है। इसे बोलते हैं क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू, किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू। तो हमारा रिएक्शन जो है अगर उसकी एक्सोथर्मिक है, या फिर हम बोलें इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो हमारी क्यू वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, मीन टू से हीट इज गोइंग टू इवॉल्व आउट। तो कह सकते हैं इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी इज कमिंग आउट, कमिंग आउट। हीट एनर्जी जो होती है इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। सो द क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव, क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन में तुम्हारी क्यू वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। वहीं दूसरी कंडीशन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन केस में। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, heat is given to the system, and reaction is Q value is negative, Q value is negative। जो Q वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो Q वैल्यू की मदद से हम रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन किस प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो हमारे दो प्रकार के हमें देखने को मिलेंगे जो हम यहाँ स्टडी करेंगे। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा था। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हमने देखा था 30 से लेकर के 150 के अराउंड के जो एटम थे उसमें जो ग्राफ होता है वो स्टेबल ग्राफ देखने को मिलता है। तो उसके बीच के जो एटम हैं वो ये कहती हैं कि वो रेडियो एक्टिव नहीं हो सकते, उनमें से एनर्जी निकाल पाना बहुत ही हार्ड है। उसमें आयरन सबसे ज़्यादा हाई उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, लेकिन जो 30 से नीचे और 170 के अराउंड 150 के अराउंड से जो ऊपर एटम होते हैं उनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है कम होती चली जाती है और यूरेनियम की आते 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 बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो कम होने की वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का इम्पोर्टेंस हमें बताने में रहा 2 पॉइंट जहाँ पर कि हमारी एनर्जी जो है हम रिलीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटम्स। एटम को डिसइंटीग्रेट करके हम उनमें से एनर्जी रिलीज आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 प्रोसेस निकल के आती हैं, या तो हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई हों जिनका एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास जो है 30 से कम हो, तो ऐसे न्यूक्लियाई जो हैं हमारे लिए एनर्जी रिलीज करने काम आएंगे, या फिर ऐसे जिनका 170 से ज़्यादा हो। तो
ऐसी कंडीशन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसे हम, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये हमें एनर्जी रिलीज करके दे सकते हैं। लाइटर एलिमेंट जो हैं, लाइटर एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के एक नया एटम बनाते हैं और एनर्जी रिलीज देते हैं। वहीं जो हमारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व होते हैं उसमें ये क्या करते हैं, नाउ न्यूक्लियर रिएक्शन, is of two type, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजन। जो न्यूक्लियर फिजन होता है, इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which heavy nuclei get break down into lighter nuclei, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इन 1938 जो हांस एंड स्ट्रॉमैन जो थे, उन्होंने एक यूरेनियम 92U35 को थर्मल न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराया और ब्रेनियॉन एंड क्रिप्टॉन जो थे उसमें से निकले, साथ ही साथ 3 थर्मल न्यूट्रॉन भी उसमें से इमिट हुए। तो हांस एंड स्ट्रॉमैन ने एक रिएक्शन किया, हांस एंड स्ट्रॉमैन मैंने 1938 में जो यूरेनियम का 235 जो था उसे बॉम्बार्ड कराया विद अ थर्मल न्यूट्रॉन, और थर्मल न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराने से हमने क्या, उल्टा लिखते मैंने, थर्मल न्यूट्रॉन से उन्होंने बॉम्बार्ड कराया तो 235 यूरेनियम 92 को जब बॉम्बार्ड कराया गया एक न्यूट्रॉन से, तो ऐसी कंडीशन में जो हमें यहाँ पे ऑप्टेन हुआ, वो ऑप्टेन हुआ 144 यूरेनियम और यहाँ 56 प्लस 92 36 क्रिप्टॉन प्लस यहाँ से कुछ एनर्जी इमिट हुई। एनर्जी इमिट होने के साथ साथ एनर्जी और 3 थर्मल न्यूट्रॉन यहाँ पर इमिट हुए। इस तरीके से एनर्जी इमिट हुई। जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो इसकी कुछ मास भी वीक हुआ, मास भी कम हुआ, और वो मास जो था E, उससे हमने एनर्जी निकाली डेल एम सी स्क्वायर के बराबर, और जो ये मास में डिफेक्ट आया वो तकरीबन था 0.215 AMU के बराबर। डेल एम की वैल्यू थी, डेल एम की वैल्यू हमारे पास इतनी थी। और जब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की तो जैसा हम जानते हैं 1 AMU जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो जब हमने एनर्जी निकालने की कोशिश की उसमें, तो हमने 0.215 × 931 का मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी निकली फ्रॉम द वन फ्यूजन। एक फ्यूजन से हमारे पास इतनी सारी एनर्जी ऑब्टेन हुई। नाउ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो हम यहाँ बेरियम और क्रिप्टन दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल बनते हैं। हम इसके अराउंड में ही हमारे पार्टिकल बनते हैं, लेकिन ये थोड़े इन पॉइंट पर डोमिनेंट देखने को मिलता है, इसलिए हमने यहाँ लिखे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ही डिसइंटीग्रेट होते हैं। इससे जो यूरेनियम होता है स्टेबिलिटी में आने के लिए और भी कई सारे पार्टिकल को डिसइंटीग्रेट करता है, हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जो हमारा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, इसमें सपोज कीजिए ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन यूरेनियम U-235 था, U-235 था, और इस पर हमने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराया, और इसके बॉम्बार्ड कराने से ये डिसइंटीग्रेट हुआ। डिसइंटीग्रेट होने से अब यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन, और फिर हम यहाँ पर एक न्यूट्रॉन की वजह से यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्ड होने की वजह से रिएक्शन 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं हमारे, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ से ये 3 निकलने के बाद में अब ये 3 जगह जाकर के, अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है और 3 जगह जाकर के अपने 3 न्यूट्रॉन और निकालेंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन इन्होंने और निकाल दिए कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास 3 वैल्यू हो गई। अब हमारे पास ये पहले 1 थी, फिर 3 हुई, और फिर 9, और फिर that will goes on that type of चेन, एक चेन बन जाती है MLM टाइप की। तो ये रिएक्शन जो है एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है। ये यूरेनियम 235 यहाँ एक डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर और पे गए, फिर और डिसइंटीग्रेट होते गए, और ये डिसइंटीग्रेट होता चला जाएगा। इस चीज को डिफाइन करने के लिए कि रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा, इसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, रिप्रोडक्टिव फैक्टर। रिप्रोडक्टिव फैक्टर, रिप्रोडक्टिव फैक्टर, जो हमारा रिप्रोडक्टिव फैक्टर होता है, इसे हम कैसे नोट करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस टू द number of neutron get lost, number of neutron get lost, मीन टू से न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये लॉस भी हो सकते हैं। किस तरीके से लॉस हो सकती हैं? हो सकता है कि कोई न्यूट्रॉन रिएक्शन से लीक हो जाए, जो कि यहाँ से स्ट्राइक ही ना कर पाए, या जो ये न्यूट्रॉन हमारे पास है और इसका जो साइज है वो डिफरेंट हो। साथ ही साथ कुछ यूरेनियम जो होते हैं उनके अंदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जिनके कारण न्यूट्रॉन जो होते हैं लॉस हो जाती हैं। क्रिटिकल साइज जो हमारे न्यूक्लियस का साइज अप टू द रिमार्क ना हो। और साथ ही साथ में अगर हम कहें कि जो न्यूट्रॉन हैं वो बहुत से 3 तरीके के हमारे आइसोटोप्स होते हैं। जो यूरेनियम होता है उसके 233, 92, 235 U92, 238 U92, ये जो है सबसे ज़्यादा एवरेंट है। ये जो होता है स्लो न्यूट्रॉन की मदद से हो जाता है, लेकिन इस वाले को जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको होने के लिए फास्ट मूविंग थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। अब हो सकता है कि फास्ट
मूविंग न्यूट्रॉन ना मिल पाए या वो उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर ले और डिसइंटीग्रेट ना हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन सीरियस कंसर्न, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लॉस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर के की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इज गोइंग टू बी फ्लो लाइक इट इज। तो इफ द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1, तो चेन रिएक्शन विल बी स्टडी और सस्टेन्ड रहेगा। तो हम कह सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में चेन रिएक्शन, जो हमारे पास ये चेन रिएक्शन हो रहा है, एक चेन रिएक्शन will be sustained steadily, it will sustained steadily। अगर के की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब कि जितने लूज हो रही हैं, मतलब कि जितने लूज कर रहा है उतने गेन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जितने थर्मल इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने प्रोड्यूस हुए, क्योंकि सारे के सारे जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे के सारे यूटिलाइज नहीं होंगे, कुछ लॉस भी होंगे, तो जितने हमने गेन किए उतना ही हमने लॉस किया, तो के की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट मूविंग टू सेकंड कंडीशन, अगर के की वैल्यू 1 है, 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, थर्मल न्यूट्रॉन जो हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, थर्मल न्यूट्रॉन दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस आर लार्ज इन नंबर, उनका नंबर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द थर्मल न्यूट्रॉन दैट आर गोइंग टू बी लॉस्ट। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास चेन रिएक्शन है वो इंक्रीज होगी, या फिर न्यूक्लियर फिजन इंक्रीजेस, प्रोसेस ऑफ फिजन increases and lot of energy increase, lot of energy increases, lot of energy produced, or may become explosive, may become explosive, और एक्सप्लोसिव भी हो सकती है, हो सकता है कि एक्सप्लोजन हो जाए ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन टू से नंबर ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू थर्मल न्यूट्रॉन दैट आर टू लॉस। तो जब थर्मल न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ज़्यादा हैं तो डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन लूज होने से, हर एटम लूज होने पर, डिसइंटीग्रेट होने पर इतना एनर्जी हमें प्रोड्यूस करके देता है। दैट मच एनर्जी इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हेन 1 न्यूट्रॉन इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेटेड। और जब इतनी एनर्जी हर न्यूट्रॉन के डिसइंटीग्रेट होने पर प्रोड्यूस हो रही है तो ये नॉट अ स्मॉल नंबर। तो जैसे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होते होते ये अगर हम बात करें कि 1 kg अगर ये एनर्जी एक्सप्लोर होती रहे तो ये 2000 टन्स या टन TNT के फटने के बराबर होता है। तो इस तरीके से एक्सप्लोसिव फॉर्मेट में भी ये हमारे पास बन सकता है। और हो सकता है थर्ड कंडीशन हमारे पास आ जाए कि के की वैल्यू जो है 1 से कम हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जितने थर्मल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने थर्मल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे ज़्यादा लूज हो रहे हैं। तो जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज गोइंग टू स्लो डाउन, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन will slow down, nuclear chain reaction will slow down, और may स्टॉप भी हो सकता है, और may going to be stopped।
तो बिफोर मूविंग फर्दर चलिए से हमने न्यूक्लियर फिजन को एक बार देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन में हमने देखा कि एक हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, स्टेबल होने के लिए ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू लाइट न्यूक्लियाई। और ये हांस और स्ट्रोमेंस ने पहली बार 1938 में एक यूरेनियम 235 को जब इससे बम्बार्ड कराया तो उन्हें ये चीज़ें देखने को मिली और उन्होंने देखा कि इतनी एनर्जी जो होती है रिलीज होती है जब एक एटम डिसइंटीग्रेट होता है। चेन रिएक्शन इज अ कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूरेनियम बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स। और थर्मल न्यूट्रॉन के बेसिस पर तीन कंडीशन हमारे पास निकली। पहली कंडीशन में K की वैल्यू 1 के बराबर हो तो चेन रिएक्शन सस्टेन रहता है, स्टिली चलता रहता है। अगर K की वैल्यू 1 हो तो एनर्जी लगातार रिलीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी और ये एक्सप्लोसिव भी हो सकता है अगर इसे कंट्रोल न किया जाए। और साथ ही साथ में अगर K की वैल्यू 1 से कम है तो रिएक्शन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी और स्लो होते होते वो बंद भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ नेक्स्ट टाइप की प्रोसेस जो होती है वो हमारे पास होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन में इट इज द फिनोमिनन in which two lighter nuclei combine to form heavy nuclei। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें कि दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं और इनके कंबाइन होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, अबाउट 10⁻7 केल्विन, जो कि हमें अप्रोक्सीमेटली स्टार्स के अंदर फ्यूजन देखने को मिलता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हमें कराना होता है तो इतना टेम्परेचर हम लेबोरेटरी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेबोरेटरी प्रोड्यूस कर पाना बहुत हार्ड होता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन में देखें तो एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन per unit of mass is higher as compared to न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है। इट इज़ मैनी टाइम मोर। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर हम दो लाइटर एलिमेंट हाइड्रोजन और एक दूसरा हाइड्रोजन लेते हैं और इन दोनों को लेकर के कंबाइन करते हैं कुछ इस तरीके से और एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो और प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू बी रिलीज इन दिस प्रोसेस। ये हमारे पास एक न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ
अगर हम ऐसा करें कि ये दो सेकेंड आइसोटोप्स हम लें और हम यहाँ से 3H प्लस 1N0 के फॉर्म में यहाँ पर दोनों को मिला के हीलियम एटम बन जाता है, कंबाइन होने से हीलियम 3 2 और इधर भी हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पर हम दो लाइटर एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके हम एक एटम बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसको करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ऐसा प्रोसेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बताना चाहें तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों ही न्यूक्लियर फिनोमेनन्स हैं। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का डिफरेंस देखना चाहें तो न्यूक्लियर फ्यूजन और दोनों न्यूक्लियर फिनोमेनन्स हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है लाइटर एटम के लाइटर न्यूक्लियस के लिए होता है, वही न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है हैवी न्यूक्लियस के लिए होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें वो टेक प्लेस करे, और अगर हम ऐसा प्रोड्यूस करना और वहीं इसके लिए न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ में जो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिससे कि हम एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए अभी हम वर्क कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने से हमारा कहने का मतलब ये है कि पर यूनिट ऑफ मास की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। वहीं जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसका जो प्रोडक्ट होता है, जो बाय प्रोडक्ट जो निकल के आते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, दे आर सिंपली जस्ट स्मॉल एटम्स। तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास सेफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, फर्स्ट आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गोइंग टू बी प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, और इसका अगर हम सही से यूज ना करें तो ऐसी कंडीशन में ये कई लोगों के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जो न्यूक्लियर का हमने एग्जाम्पल देखा था, जो डिवास्टिंग इफेक्ट होता है, वो हमने 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए थे, तो उसमें हमने एग्जाम्पल देखा है। उसमें लाइफ कैजुअलिटी कितना हुआ था और लोग पूरे का पूरा सिटी जो था डिस्ट्रॉय हो गया था, और इफेक्ट, इंस्टेंट इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट आर सो डिवास्टेटिंग। वो तो केवल एक था, लेकिन आज के समय में हर देश, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब को बना रही हैं तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी भी रखनी चाहिए, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसमें इतनी पावर है कि वो पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी तरीके से 1986 में रसिया में भी एक ऐसा ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसके कारण उसके बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट बने थे। तो हमें इस न्यूक्लियस की एनर्जी को अपनी सेफ्टी के लिए, ह्यूमन काइंड को इनरिच करने के लिए, जो हमारी एनर्जी की नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी ह्यूमन काइंड जो है
ज़्यादा प्रोग्रेस करे और जिससे हम एक बहुत बड़े फुल स्केल डिस्ट्रक्शन से बच सकें, जो कि हमारे पास प्रीवियसली एग्जाम्पल भी हैं इसके। सो नोट इट डाउन। I hope we will go through this